हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। कक्षा 12 से पहला अध्याय, ईंटें, मनके और अस्थियां, ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स। तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम है सिंधु सभ्यता, जिसका टाइम पीरियड 2600 से लगा के 1900 ईसा पूर्व तक का था। हड़प्पा सभ्यता की खोज कहाँ हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज सिंधु घाटी नदी के किनारे हुई थी, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रसिद्ध केंद्र कौन कौन से थे? दो थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम की थी डॉक्टर दयाराम साहनी ने। कब की थी? सन 1921 में की थी। किसके निर्देशन में की थी? सन जॉन मार्शल के निर्देशन में की थी। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? सन 1922 में। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। हड़प्पा सभ्यता की बसावट किस प्रकार की थी? दो भागों में विभाजित था, दुर्ग और निचला शहर। इसकी लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक और ब्रूस्टोफेदन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आइए जानते हैं हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। कब की? सन 1921 में। तो ये पहला वन लाइनर क्वेश्चन आपका क्लियर होता है बच्चों। अब है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमें कौन कौन सी चीज़ों से प्राप्त होती है? तो इसकी जानकारी हमें इमारतों से, मृद भांडों से, मनकों से, औजारों से, आभूषणों से, मूर्तियों से प्राप्त होती है। अब आपसे ये पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र क्या है? तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, ये वो जगह है जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के अवशेष और उनके पुराने स्थल प्राप्त किए गए। देखिए बच्चों, मैं आपको अभी तक लेसन का पूरा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। अगले वीडियो में हम लेसन को शुरू करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि लेसन शुरू करने से पहले कुछ मेन जो बातें हैं वो आप इस लेसन के बारे में जान लें। अब इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से थे, कहाँ कहाँ थे, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? तो आपके मानचित्र में ये भरना भी आ सकता है कि उस समय के जो प्रमुख स्थल थे वो कौन कौन से थे। जैसे नागेश्वर है, बालाकोट है, चन्हूदड़ो है, कोट डिजी है, धोलावीरा है, लोथल है, कालीबंगा है, पनावली है, राखीगढ़ी है। ये स्थल कहाँ हैं? तो वर्तमान में कहाँ है? जैसे नागेश्वर गुजरात में है, बालाकोट कहाँ है? पाकिस्तान में है, चन्हूदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है, कोट डिजी कहाँ है? पाकिस्तान में है, धोलावीरा और लोथल कहाँ है? गुजरात में, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में, बनावली कहाँ है? हरियाणा में, और राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। तो मानचित्र यानी कम से कम आपके पेपर में 6 नंबर का मानचित्र आता है। तो आप इन पुराने स्थलों को याद करने में आपको कन्फ्यूजन होगा, परंतु आप भारत के नक्शे में इनकी वर्तमान स्थिति यानी कि इनके नए नगरों को याद कर लीजिए। पुराने नाम के साथ साथ वर्तमान में वो कहाँ कहाँ है, ये सारा आप याद करेंगे तो आपका मानचित्र बहुत अच्छे से भरा जाएगा। चलिए अब मैं आपको आगे बता दूंगी इस लेसन में हम और क्या पढ़ेंगे। इसकी लिपि के बारे में पढ़ेंगे। इसकी लिपि कौन सी थी? भाव चित्रात्मक थी, जिसका दूसरा नाम क्या है? ब्रूस्टोफेदन। कितने चिन्ह प्राप्त हुए? 375 से 400 तक के चित्र इसके प्राप्त हुए हैं। इसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए ये लिपि अभी तक हमें ज्ञात नहीं है, क्योंकि जितने भी मृद भांड वगैरह मिले हैं उन पर ये लिपि अंकित है। भाव चित्रात्मक यानी चित्रों के माध्यम से ये अपनी अभिव्यक्ति करते थे। इसके बाद वहाँ का प्रमुख शिल्प केंद्र, वहाँ पे 2 बस्तियाँ बसी हुई थी ना, जैसे दुर्ग और निचला शहर। तो निचले शहर में शिल्प केंद्र यानी कि शिल्पकार लोग रहते थे, आवासीय कॉलोनियाँ थी। वहाँ पे शिल्प कला का प्रमुख केंद्र था चन्हूदड़ो। वहाँ पे मनके बनाए जाते थे। मनके जो बड़े बड़े होते ना, मोती का बड़ा रूप मनके कहते हैं, उनकी कटाई, धातु के कांसे की मोहरों का निर्माण, बाट बनाना यानी कि माप और तोल की इकाइयों के बारे में भी जानकारी थी उनको उस समय। इसके साथ साथ सेल खड़ी मिट्टी,
एक सेल खड़ी मिट्टी थी जिनसे वो मोहरे बनाने का काम किया करते थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मोहरों का निर्माण कौन सी मिट्टी से किया जाता था, तो सेल खड़ी मिट्टी से मोहरों का निर्माण किया जाता था। अब समाधान प्रक्रिया और मृतकों का दाह संस्कार, यानी कि वो लोग मरने के बाद लोगों के साथ क्या करते थे, तो उनके लिए बड़े बड़े गर्तों में यानी कि गड्ढों में और मृत भांडों में उनको बंद करके दफना देते थे। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि शरीर को खुले स्थानों पर पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। और वहाँ की सबसे अच्छी विशेषता क्या थी, नगरीय सभ्यता थी, यानी कि सड़कें चारों ओर से समकोण में काटती थी। सड़कें और जो नालियाँ थी वो ग्रिड पद्धति से बनाई गई थी। तो इससे हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यतावासी पढ़े लिखे न होने पर भी बहुत ही अच्छे कार्य में निपुण थे। तो उन्होंने जो सड़कों का निर्माण यानी कि उस समय की जो नगर निर्माण योजना देखते हैं तो वर्तमान की नगर निर्माण योजना भी ऐसी नहीं है। खास बात क्या है, जिन नालियों का निर्माण किया जाता था उस समय उनको ऊपर से कवर कर दिया जाता था, जिससे कि गंदा पानी घरों से निकलकर जो नालियों में आता है वो बाहर सड़क पर न फैले। और साथ साथ में सड़कों के किनारे जहाँ घर बनाए जाते थे वहीं पे पास में एक एक पेड़ लगा दिया जाता था। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो बहुत ही पर्यावरण के प्रति सजग, साफ सफाई पसंद थे और साथ में वो धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे। मातृ देवी की पूजा करते थे, प्रकृति के उपासक थे। आपसे ये क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि वर्तमान स्थिति में हम सिंधु सभ्यता से कौन सी चीज़ अभी तक ग्रहण किए हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि प्रकृति के उपासक थे सिंधु सभ्यतावासी। तो उस समय वो पीपल के पेड़ की, तुलसी के पेड़ की, नीम के पेड़ की, इन सभी की पूजा करते थे। तो आज भी वर्तमान में स्त्रियाँ यानी कि हमारे घर की हमारी मम्मी, दादी, चाची सब तुलसी के पेड़ की पूजा करती है ना, तो वर्तमान में भी हम धार्मिक स्थिति को ग्रहण किए हुए हैं। अब आपसे पूछा जाए कि भाई सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख खाद्य पदार्थ क्या था, तो हम कहेंगे जौ, चावल, गेहूँ, इनका वो उपयोग करते जिसमें उनका प्रमुख खाद्य पदार्थ था जौ, जिससे वो औदन नाम का एक खाना पकाया करते थे। जौ को दूध में डालकर वो पकाते थे जिसको वो औदन कहते थे। आपसे 1 नंबर के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उनके खाद्य पदार्थ को क्या कहते हैं, तो आप औदन लिखेंगे। अब आपसे ये पूछा जाए ये सभ्यता नष्ट कैसे हो गई, इतनी अच्छी उत्कृष्ट नगरीय सभ्यता, इसका अंत कैसे हुआ, तो विद्वानों में असमंजस है। कुछ कहते हैं बाह्य आक्रमण से, यानी कि भारत पर दूसरे लोगों ने, सिंधु सभ्यता पर दूसरे लोगों ने आक्रमण किया जिससे हो गई। कुछ का मानना जलवायु परिवर्तन से बाढ़ आ गई क्योंकि ये सभ्यता नदी के किनारे बसी हुई थी। कुछ कहते हैं भूकंप, क्योंकि कालीबंगा पे मकानों में दरारों के अवशेष मिले तो कह रहे हैं भूकंप। कुछ कहते हैं वनों की कटाई, तो कुछ कहा जाता है कि नदियों के सूख जाने के कारण। तो ये था आज का आपका जो पहला चैप्टर है, ईंटें मन की और अस्थियां, उसका परिचय। अब अगली वीडियो में मैं आपको इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दूंगी, यानी कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पढ़ाऊंगी। आप इस वीडियो को स्टॉप करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो से ही आपके कम से कम 10 से 15 वन लाइनर क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम। गुड बाय स्टूडेंट्स।